बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री CHC 301 कोर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है हम केमिस्ट्री के जो है वो शॉर्ट लेक्चर्स हमारे पास जो टोटल होंगे ऑलमोस्ट जो है वो 50 लेक्चर्स हैं वो हम कवर करेंगे इन सब में। इसमें हम टॉपिक 1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 1 में हमारे पास दो चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, जिसमें हमारे पास आते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसके लिए हमें सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री का पता होना ज़रूरी है। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट सब्सटेंसेस और सैंपल्स की जो है वो केमिकल कंपोजिशन जो है वो डिटरमिन करते हैं डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए। एज डिफाइन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of methods of determination of chemical composition of samples or substances. नेक्स्ट हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री को जो है वो दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस और सेकंड हमारे पास है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को में हम सब्सटेंसेस को जो है इनकी अमाउंट परसेंटेजेस वगैरह जो है वो डिटरमिन करते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं क्वांटिटेटिव chemical analysis branch of chemistry that deal with the determination of amount or percentage of one or more constituent of the sample। मतलब ये कि हम किसी भी सैंपल में मौजूद जितनी भी हमारे पास सब्सटेंसेस की अमाउंट होगी, परसेंटेज होगी, वो एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम किसी भी एनालाइट को जो है वो आइडेंटिफाइड करते हैं। एनालाइट एक्चुअली हमारे पास ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हमने ऑब्जर्व करना होता है, जिसकी हमने अमाउंट, कंसंट्रेशन, परसेंटेज और इसमें मौजूद सब्सटेंसेस को जो है वो हमने ऑब्जर्व करना होता है। उसको हम क्या कहते हैं, एनालाइट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम डिफाइन करते हैं क्वालिटेटिव केमिकल एनालिसिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deal with the identification of elements or grouping of elements present in a sample। It's mean कि किसी भी सैंपल में मौजूद जितनी भी टाइप के जो है हमारे पास एलिमेंट्स या कोई ग्रुप हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, तो हम इस टाइप के एनालिसिस को हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम दो तरह की चीज़ों को जो है वो चेक करते हैं। सबसे पहले हम उसकी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो एनालाइट की कैलकुलेट करते हैं। इट्स मीन कि हमारे पास किसी भी सैंपल में कितने परसेंट जो है वो कितनी मिकदार में कोई भी सैंपल मौजूद है, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, वो हम मेजर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो किसी भी सब्सटेंस की कितनी प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, वो हमने मेजर करनी होती है। इसके बाद हमारे पास एनालिटिकल मेथड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। मींस हमने दो तरह से जो है वो एनालिसिस करना होता है। दो तरह के मेथड्स हमारे पास होंगे जिसके जरिए हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है क्लासिकल मेथड और सेकंड होता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। क्लासिकल मेथड में हम कोई भी टूल या इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते। इसमें जस्ट हमने क्या करना होता है, दिए गए सैंपल को जो है वो हमने प्रेसिपिटेट करके या एक्सट्रैक्ट करके या डिस्टिलेशन करके या उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट या ग्रेविमेट्रिक या टाइटेरिक मेट्रिक जो है वो हमने मेजरमेंट के ज़रिए हमने सैंपल को आइडेंटिफाई कर लेना होता है। ये तो मेरे पास बहुत जो है वो और सा मेथड है जिसको हम जो है वो यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं। सेकंड हमारे पास होता है एनालिटिकल मेथड, जिसको हम कॉमनली कहते हैं एनालिटिकल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे जिनमें हम जो है वो इलेक्ट्रोड्स वगैरह यूज़ करते हैं। यहाँ पे कंडक्टिविटी के लिए बैटरीज वगैरह यूज़ करेंगे और उनकी कंडक्टिविटी, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लाइट एब्जॉर्प्शन और एमिशन या फिर मास टू चार्ज रेशो या फ्लोरेसेंस जो है वो लाइट की मेजर करके हम क्या करते हैं, उनमें मौजूद एलिमेंट्स की जो है वो आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उनकी मेजरमेंट करेंगे, उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिटेल में हम डिस्क्राइब करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस को। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को जो है हम 5 डिफरेंट मेथड से जो है वो क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास होता है ग्रेविमेट्रिक मेथड, सेकंड होगा वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स, उसके बाद होगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, देन क्रोमेटोग्राफिक मेथड और इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। सबसे पहले हमारे पास ग्रेविमेट्रिक मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, दिए गए एनालाइट या सैंपल जो भी कोई भी सब्सटेंस जो हमारे पास प्रेजेंट है उसका मास जो है वो
जो है वो मेजर करेंगे। मतलब अगर हम किसी भी सब्सटेंस का मास मेजर करना चाहते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? ग्रेविमेट्रिक मेथड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हमें जो है वो किसी भी सैंपल या एनालाइट का या फिर सब्सटेंस का हमें जो है वो वॉल्यूम रिक्वायर है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? वॉल्यूमेट्रिक मेथड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होता है। ये यूजुअली हम मेजर करते हैं, इसमें हम यूजुअली क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को जो है वो इंस्ट्रूमेंट में जो है वो एंटर कर देते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप में एंटर करेंगे और उसको इंटरेक्ट करवाएंगे किसके साथ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या करेंगी? उस सब्सटेंस में मौजूद तमाम सब्सटेंसेस को, तमाम एलिमेंट्स को जो है वो, यहाँ तमाम फंक्शनल ग्रुप जो उसमें प्रेजेंट होंगे उनको जो है वो आइडेंटिफाई करेगा और हमें रिजल्ट जो है वो हमें दे देगा। उसमें मौजूद तमाम कंसंट्रेशंस उन एलिमेंट्स की, फंक्शनल ग्रुप्स की हमें दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को सेपरेट करके उनकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो मेजर कर लेते हैं और लास्ट में हमारे पास कैलिब्रेशन कर्व आती है जिसके ज़रिए हम ये चेक कर लेते हैं कि उसमें जो हमारे पास एनालाइट मौजूद है उसमें किस एलिमेंट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। तो बेसिकली हम क्रोमेटोग्राफी को जो है वो सेपरेटिंग टेक्निक भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे आता है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एंड जो हमारे पास क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की उसको मेजर करते हुए हम क्या करते हैं, उसमें मौजूद एलिमेंट्स की क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। वो ऐसे होता है कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स में जो है वो वोल्टेज की, करंट की या रेजिस्टेंस को जो है वो मेजर करने की या जो है वो बेयर करने की जो एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो हम उसी लिहाज से हम चेक करते हैं कि इसमें ये एनालाइट मौजूद है और ये एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टेप वाइज हम चेक करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस को कैसे गो थ्रू किया जाता है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, मेथड हमने जो चूज करना होता है। इट्स मीन कि हमने जो है वो मेथड सेलेक्ट करना है कि हम किस मेथड के ज़रिए जो है वो हमारा जो प्रोसीजर है वो आगे गो थ्रू करवा सकते हैं। मतलब हम कैसे जो है वो हम अपना एनालाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड को चूज़ करने के लिए हमारे पास जो है वो 7 पॉइंट्स होने चाहिए हमारे माइंड में। ये 7 बातें जो है वो हमारे माइंड में लाजमी होनी चाहिए कि हमारा जो मेथड है वो प्रॉपर जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने जा रहे हैं उसमें जो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आएगी, मतलब जितनी हम उसमें अपना जो है वो कॉस्ट लगाएंगे वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मतलब हमारा प्रोसीजर ज़्यादा कॉस्टली नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक ही टाइम में जो है वो डिफरेंट सैंपल जो है वो हम उसमें एनालाइज कर सकें। उसके बाद ये भी होता है कि वो उसमें कितनी जो है वो हमारे जो हमें इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है उसमें कितनी जो है वो सलाहियत है कि वो इसमें हमें एक ही टाइम में डिफरेंट जो है वो सैंपल जो है वो रिजल्ट कैलकुलेट करवा सकता है। नेक्स्ट हमने जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सैंपल भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई ऐसा सब्सटेंस जो है हमारे पास मौजूद है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो एक साथ में प्रेजेंट है, हमने उनको मेजर करना है। या फिर हमारे पास नंबर्स ऑफ सैंपल्स मौजूद हैं तो हमने उनको मेजर करना है, उनमें मौजूद एनालाइट्स को या फिर उनमें मौजूद एलिमेंट्स को पिक करना है। तो वो उस इंस्ट्रूमेंट में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको जो है वो गो थ्रू करवा सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, एक्वायरिंग सैंपल। नेक्स्ट मेथड, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितना भी एनालाइट मौजूद है, जितना भी हमारे पास सब्सटेंस मौजूद है, हम उसमें से जो है वो स्मॉल मैस जो है वो सैंपल का कलेक्ट करते हैं। लेकिन हमने वो स्मॉल जो मैस कलेक्ट करना है उस बल्क ऑफ एनालाइट में से वो हमारे पास ऐसा मैस होना चाहिए जो कि उसके तमाम के जितना भी हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट है उसमें ऑलमोस्ट जितनी भी कंपोजिशन है उसकी शो करवा सके। वो इसलिए ताकि हमारे पास जो कैसे कहते हैं, सबसे पहले हमने जो है वो एनालाइट में से जो स्मॉल मैस है वो सैंपल का पिक करना है और वो जो हमारे पास स्मॉल मैस जो होगा वह एनालाइट का वो अपने तमाम तर सब्सटेंस की कंपोजिशन और उसमें मौजूद तमाम कंपोनेंट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास सैंपल प्रिपरेशन में आ जाता है कि सैंपल हमने कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हमारे पास 3 मेथड जो हैं वो हम करेंगे। हम जो है वो सैंपल प्रिपेयर करेंगे लेबोरेटरी में, या तो वो हाइड्रेट होगा या फिर वो डिहाइड्रेटेड
कंसंट्रेटेड होगा। इट्स मीन कि हम उसको वाटर में डिजोल्व भी करवा सकते हैं और वाटर में डिजोल्व करवाए बगैर भी उस सैंपल को प्रिपेयर कर सकते हैं। इट्स मीन वो सोल्यूशन में भी हो सकता है, वो पाउडर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन एनी स्टेट ऑफ द मैटर हम जो है वो सैंपल को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस सैंपल को जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट में गो थ्रू करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होना चाहिए कि हमने एक ही सैंपल के जो है वो रेप्लिकास जो है वो तैयार कर लेने हैं एक्सपेरिमेंट से पहले, ताकि हम उन तमाम सैंपल्स को एक ही टाइम पे जो है वो एक्सपेरिमेंट करवा सकें, उसका जो है वो रीडिंग जो है वो कैलकुलेट कर सकें और उन तमाम जो हमारे पास रीडिंग्स आएंगी उन तमाम सैंपल्स की, जो हमारे पास रेप्लिका हैं एक ही सैंपल के, उन सब का जो है वो हम क्या लेंगे, जो है वो रीडिंग्स को आपस में एलेबरेट हम जो है वो रेप्लिकेट सैंपल में जो हमारे पास रीडिंग आएगी उसको हमने जो है वो एक्यूरेट वैल्यू जो है हमने उसकी कैलकुलेट कर लेनी है। मतलब हमारे पास अगर कोई वैल्यू जो है वो बार बार जो है वो रिपीट हो रही है, इट्स मीन कि हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू वही आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या करना है, अपने जो सोल्यूशन हमने प्रिपेयर करना है वो फिजिकली और केमिकली चेंजेस के थ्रू होना चाहिए, मतलब उसमें फिजिकल चेंजेस भी हो जानी चाहिए और केमिकल चेंजेस भी अगर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एलिमिनेटिंग इंटरफेरेंसेस आ जाते हैं। एलिमिनेटिंग इंटरफेरेंसेस इट्स मीन, एलिमिनेट का मतलब निकाल देना, इंटरफेरेंसेस हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे पास सब्सटेंस में मौजूद जो है वो हमारी एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास इंटरफेरेंसेस हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, जो हमारे पास फाइनल वैल्यूज आती हैं, उनकी वैल्यूज को अफेक्ट कर सकती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने तमाम इंटरफेरेंसेस को, मतलब उन तमाम एलिमेंट्स को, उन तमाम सब्सटेंसेस को हम उनको पहले से ही बाहर निकालेंगे, एलिमिनेट कर देंगे अपने सोल्यूशन में से, ताकि हमारे जो फाइनल रिजल्ट्स आए वो उन पे बिल्कुल भी अफेक्ट ना करें। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती हैं, कैलिब्रेशन आ जाती हैं और मेजरमेंट आती हैं। कैलिब्रेशन क्या करेंगे कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम उसको मेजर करेंगे। यूजुअली हमारे पास जो वैल्यू आती है, केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास किसी सब्सटेंसेस की, जिसको हम एक्स से जो है वो डिफाइन करते हैं, और उसकी कंसंट्रेशन जो हमारे पास सब्सटेंस की प्रेजेंट होगी, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली जो है वो लिंक्ड होते हैं। अगर हम डायरेक्टली रिलेशन को जो है वो इक्वालिटी के साइन में लेके आते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट के साथ। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूजुअली हमारा क्या कहलाता है, कैलिब्रेशन कहलाता है, जिसके जरिए हम किसी भी सब्सटेंस में मौजूद एनालाइट की परसेंटेज को, क्वांटिटी को, कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेटिंग रिजल्ट्स आ जाते हैं। रिजल्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम जो है डिफरेंट मेथड से गुजरे हुए होते हैं। उन तमाम में जितनी भी हमने वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट की होती हैं, जितनी हमने कैलकुलेशंस की होंगी, रिकॉर्ड की होंगी, उन तमाम स्टेप्स को, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हैं, चाहे वो स्टोइकोमेट्रिक एनालिटिक हमारे पास रिएक्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं, उन तमाम की रीडिंग्स, उनकी कैलकुलेशन जो हैं वो लास्ट पे हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा में जो है वो कैलकुलेट करनी होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एवेल्युएटिंग रिलायबिलिटी। एवेल्युएटिंग रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि हमने जो है वो बेसिकली डिफरेंट सैंपल्स जो हैं वो रेप्लिकास की फॉर्म में लिए होते हैं। रेप्लिकास में जो हमारे पास एक ही वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही होती है, या फिर हमारे पास उन सबका जो एवरेज हमारे पास क्वांटिटी आएगी वो हमारे पास क्या होगी, रिलायबिलिटी होगी। हमें ये पता चल जाएगा कि दिए गए सब्सटेंस में इतना % जो है वो एनालाइट मौजूद है, इसमें इतनी कंपोजिशन जो है फला एलिमेंट की या फला जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंट है। इससे हम रिलायबल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली हमारा यहाँ पर जो है वो रेप्लिका जो है वो यूज करने का मकसद ही यही होता है, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू जो है वो आ सके। जितनी हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू होगी, हमें उतना ही अच्छा जो है वो हमें पता चल जाएगा कि फिलहाल हमारे पास जो सब्सटेंस मौजूद था, जिसमें से हमने वो सैंपल पिक किया है, उसमें इतना % जो है वो ये एलिमेंट मौजूद है और हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। नेक्स्ट हमने जो है वो डिफाइन करना है क्वालिटेटिव एनालिसिस को।
क्वालिटेटिव एनालिसिस जैसे हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को कि हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस में तो हम सिर्फ ये करते हैं ना कि उसमें परसेंटेज और का जो है उनमें कंपोजिशन मालूम करनी होती है, लेकिन हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते हैं कि बाकायदा उन तमाम एलिमेंट्स को, उन तमाम एनालाइट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वो गैस की फॉर्म में मौजूद हैं, कैटाइंस में हैं, आयनाइंस में हैं, या हमारे पास कोई भी और फॉर्म मौजूद है किसी भी सब्सटेंस की, तो हमें उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है कि वो किस तरह से कैसे हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। इसमें हम जो है वो 3 तरह से आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी सब्सटेंस को। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं गैसेस को, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कैटायंस को, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायंस। गैसेस में हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस और वाटर वेपर्स हमारे पास आ जाएंगे। कैटायंस में हम डिस्कस करेंगे लेड आयंस को, एल्यूमिनियम आयंस को, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फेरस और फेरिक आयन को जो है हम जो है वो डिफाइन करेंगे। अमोनियम आयंस और क्यूप्रस आयंस को भी हम जो है वो देखेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई करना होता है कि किसी सैंपल में कितने परसेंट जो है वो कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन या फिर क्लोराइड आयन जो है हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इन सब को जो है हम इन सब में डिस्कस करेंगे कि किसी भी सब्सटेंस में ये तमाम चीज़ें कैसे प्रेजेंट होती हैं, इनके प्रेसिपिटेट्स होंगे, इनके जो है वो फ्यूम्स होंगे या फ्रेगरेंसेस होंगे, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं कि जिनके जरिए हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को है जो आगे गो थ्रू करवा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती हैं प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि हम किसी भी अननोन सब्सटेंस के लिए करते हैं। सेकेंड हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास अननोन सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंट टेस्ट्स को आगे गुजारेंगे ताकि हमें जो है वो उसमें मौजूद जितने भी केमिकल रिएक्शंस और उनमें होने वाली चेंजेस को जो है हम रिकॉर्ड कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास उन तमाम चेंजेस के मुतालिक हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेट करेंगे, देन रिकॉर्ड करेंगे अपने सूटेबल फॉर्मेट के साथ, ताकि हम ये बता सकें कि हमारे पास जो एफ्रेवेंसेस आए हैं या पीपीटीज आए हैं या जो हमारे पास केमिकल चेंजेस आई हैं वो किस केमिकल की हैं, वो किस केमिकल, किस एलिमेंट या किस सब्सटेंस की प्रेजेंट है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, लास्ट पे हमने कैलकुलेशन करना होता है अपनी तमाम तर ऑब्जर्वेशंस का। इट्स मीन कि हमने जितने भी प्रोसीजर्स किए हैं उन तमाम प्रोसीजर्स में जितने भी हमने वैल्यूज को रिकॉर्ड किया है, जितने भी चेंजेस को देखा है, उन तमाम को हमने कंक्लूड करना है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाता है कि जब हमने तमाम तर कंक्लूजन्स कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिया, प्रेसिपिटेट्स को देख लिया, फ्रेगरेंसेस को देख लिया, उनमें होने वाले केमिकल चेंजेस को देख लिया, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सा अननोन सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो देन हम उसको क्या करेंगे, एक नेम दे देंगे, कोई फॉर्मूला लिखेंगे या हम उसका जो है वो प्रॉपर बता देंगे कि हमारे पास ये एलिमेंट इस सब्सटेंस में ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है या कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सबसे पहला स्टेप जो हमने आपको बताया था उसमें क्या था, प्रीलिमिनरी ऑब्जर्वेशंस थी। प्रीलिमिनरी ऑब्जर्वेशंस में बेसिकली हम दो चीज़ों को ही ज़्यादातर देखते हैं, एक ये कि हमारे पास सब्सटेंस की नेचर क्या है और सेकंड हमारे पास सब्सटेंस का कलर क्या प्रेजेंट है। नेचर सब्सटेंस, नेचर मतलब किसी भी सब्सटेंस की जो है वो फितर क्या है, मतलब जो सब्सटेंस हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ करने वाले हैं एज ए एनालाइट, उसको हम वो जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में है, मेटालिक फॉर्म में है, यहाँ पे वो किसी भी पाउडर्ड फॉर्म में है, ये चीज़ हमने देखनी होती है सबसे पहले। और उसके बाद हमने उस सब्सटेंस का कलर चेक करना होता है कि वो वाइट, ब्लू, येलोइश, यहाँ पे कोई भी और कलर्स का प्रेजेंट है, क्योंकि अगर हमें पहले से ही इन दो चीज़ों का पता होगा, सब्सटेंस की नेचर का, उसके कलर का पता होगा, देन हम आगे जो है उनमें होने वाले चेंजेस के बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है हमारे पास सब्सटेंसेस सोडियम आयंस, पोटाशियम आयंस या अमोनियम आयंस होंगे तो वो बेसिकली हमारे पास कौन से कलर में प्रेजेंट होते हैं, वाइट या कलरलेस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। और अगर हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड हमारे पास प्रेजेंट होगा तो वो किस कलर में प्रेजेंट होगा, ब्लैक कलर में। और अगर हमारे पास कॉपर आयंस, आयरन आयंस, यहाँ पे आयरन आयंस पे हमारे पास प्रेजेंट है, फेरस आयंस हमारे पास प्रेजेंट है, तो वो किस कलर में प्रेजेंट होंगे, ब्लू या ग्रीन कलर में। और अगर हमारे पास फेरिक आयंस प्रेजेंट होंगे तो वो किस कलर में होंगे, येलिश ब्राउन कलर में। मेटल्स में जैसे कि जिंक, आयरन, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम प्रेजेंट है तो इनका बेसिकली कलर क्या होगा, ग्रेइश मेटालिक कलर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, हमने चेक करनी होती है इनकी सॉलेबिलिटी। सॉलेबिलिटी हमें बता देती है कि फलां सब्सटेंस में हमारे पास कितनी परसेंट जो है वो, कितनी क्वांटिटी जो है वो किसी भी एनायन की प्रेजेंट है। जैसे
हमारे पास जो है वो कार्बोनेट्स की अगर हमें सॉलेबिलिटी देखनी हो तो वो क्या होते हैं, बेसिकली इनसॉलेबल होते हैं वाटर में, लेकिन किसके अलावा सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं उनके अलावा जितने भी कार्बोनेट्स होंगे वो क्या होंगे, इनसॉलेबल होंगे। सेम इसी तरह से अगर हम क्लोराइड्स को देखें तो क्लोराइड्स में हमारे पास लेड और सिल्वर के अलावा बाकी तमाम क्लोराइड्स क्या होंगे, सोलेबल होंगे। मतलब कि अगर लेड और सिल्वर के अलावा कोई भी और क्लोराइड हमारे पास प्रेजेंट है, क्लोराइड सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो वाटर में क्या होगा, सोलबल होगा। इसी तरह हमारे पास जितने भी नाइट्रेट्स हैं वो जो नेचर में मौजूद हैं वो तमाम क्या होते हैं, सोलबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सल्फेट्स को देख लें तो उनमें लेड और बेरियम के सल्फेट्स के अलावा बाकी तमाम जितने भी सल्फेट्स प्रेजेंट होंगे नेचर में वो क्या होंगे, वाटर में सोलबल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्सटेंस की जो है वो क्वांटिटी, जो कि हमने सैंपल करनी होती है। मतलब सैंपल के तौर पे हमने किसी भी सब्सटेंस को पिक करना है तो हम उसकी किस तरह से हम क्वांटिटी जो है वो लेंगे, पिक करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है तो हम उसको क्या करेंगे, वन स्मॉल स्पैचुला जो है वो टेस्ट ट्यूब में पिक करेंगे। और अगर हमारे पास जो है वो कोई सब्सटेंस जो है वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर उसका लेंगे, 2 सेंटीमीटर में जो है वो मेजर करके हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास कोई रिएजेंट मौजूद है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है वो हम टेस्ट ट्यूब में पॉर आउट करेंगे, लेकिन वो भी टेस्ट ट्यूब की वन साइड से। और अगर हमारे पास जो है वो या फिर हम किसी भी रिएजेंट को जो है वो ड्रॉपर के जरिए पिक करके टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल वन साइड से हम नीचे की तरफ जो है वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाएगा रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना। रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए रिजल्ट को जो है वो हम जैसे ही हम जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उसमें हमें उसकी नेचर का और उसके कलर का पता होना चाहिए। और जैसे ही केमिकल रिएक्शन के दौरान उसमें किसी भी किस्म के कलर चेंज आता है या उसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं या उसमें एफरवेंसेस आपको नजर आ रहे हैं या उसमें आपको जो है फ्यूम्स बनते हुए नजर आ रहे हैं तो आपने उसको फौरन से पहले जो है वो उसको जो है वो रिकॉर्ड कर लेना है, उसको अपने रिजल्ट में लिख लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड, रिकॉर्ड द चेंज इन कलर बिफोर एंड आफ्टर द टेस्ट। मतलब टेस्ट से पहले और बाद दोनों टाइम हम क्या करेंगे, अपने कलर में चेंज जो है वो चेक करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। देन हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हम चेक करेंगे कि हमारे टेस्ट के दौरान जितना भी हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने जो रिएक्शंस किए हैं उसमें कितने टाइप के जो हैं वो प्रेसिपिटेट्स बने हैं, उनका कलर क्या है, वो जो हैं वो सॉल्यूशन में सॉल्युबल हैं या इनसॉल्युबल फॉर्म में हैं या वो क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद हैं या पाउडर्ड फॉर्म में मौजूद हैं या सॉल्यूशन फॉर्म में मौजूद हैं। इन सब चीज़ों को हमने लिखना है, रिकॉर्ड करना है। देन हम क्या चेक करेंगे कि उसमें किस टाइप की गैस जो है वो उसमें से लिबरेट हो रही है या फिर उसमें जो है वो उसमें किस टाइप के जो है बबल्स निकल रहे हैं या उसमें किस टाइप के फ्यूम्स बन रहे हैं, उन सबको हमने नोट डाउन करना है। इन सब के लिए जो हम शॉर्ट फॉर्म चूज करते हैं कि अगर हमें कोई केमिकल सब्सटेंस जो है हमने आइडेंटिफाई किया है तो हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। और अगर हमें प्रेसिपिटेट्स नजर आ रहे हैं तो प्रेसिपिटेट्स लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, पेपेट डॉट यूज करेंगे। और अगर हमारे पास एक्वा सोल्यूशन मौजूद है तो हम उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्यू डॉट की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में उसको एब्रीविएट लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, डिफरेंट जो है हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जिनकी प्योरिटीज जो मैं आपको बताऊंगी। अगर हमारे पास पोटेशियम सल्फेट मौजूद है तो उसके प्योरिटीज का कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। अगर हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड मौजूद है तो कैल्शियम क्लोराइड के जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आएंगे वो किस कलर में होंगे, व्हाइट कलर में होंगे। फेरिक सल्फेट हमारे पास मौजूद होगा वो तो ग्रीनिश येलो कलर में होगा। फेरिक सल्फेट होगा तो वो रेडिश ब्राउन होगा। देखें जैसे हमारे पास आयरन की जब नेचर चेंज होगी तो उनके साथ उनका कलर भी चेंज हो जाएगा। सेम ऐसे ही क्यूपर सल्फेट हमारे पास मौजूद है तो क्यूपर सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स होंगे ब्लू कलर में और क्यूपरस कार्बोनेट्स के हमारे पास कलर क्या होंगे, ग्रीन कलर में। और सेम ऐसे क्यूपरस ऑक्साइड के कलर का हमारे पास क्या आएगा, प्रेसिपिटेट्स का ब्लैक कलर आएगा।
नेक्स्ट हमने जो है वो उसमें जो निकलने वाली गैसेस हैं, उसमें जो एफरवेंसेस हैं या उसमें फ्यूम्स बन रहे हैं, उसको हमने जो है वो चेक करना है। तो हमारे पास जो बबल्स बनते हैं जो सोल्यूशन में बाहर निकलते हुए हमें नजर आ रहे होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, एफरवेंसेस कहेंगे। एफरवेंसेस मीन बबल्स ऑफ गैसेस आर सीन इन द सोल्यूशन। सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे देखें कि एक टैबलेट को जब हम पानी में डालते हैं, डिस्प्रिन जैसे हम देख लें, डिस्प्रिन को जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो उसमें से बबल्स उठते हुए बाहर की तरफ नजर आ रहे होते हैं। वो जो बबल्स हमें नजर आ रहे होते हैं, एक्चुअली हम उनको क्या कहते हैं, एफरवेंसेस कहते हैं। सेम ऐसे ही हमारे पास जो फ्यूम्स हैं, फ्यूम्स क्या होंगे, व्हाइट फ्यूम्स आर सीन व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। मतलब जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं तो हीट अप करने के बाद वहां से व्हाइट फ्यूम्स निकलते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, हम किसी भी सब्सटेंस को जब वो हीट अप करेंगे तो उसमें से व्हाइट फ्यूम्स हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो हमको क्या कहेंगे, फ्यूम्स कहेंगे। मीन के एफरवेंसेस और फ्यूम्स में बहुत डिफरेंस है। एफरवेंसेस बबल्स की फॉर्म में होगा और फ्यूम्स जो है आपके पास व्हाइट जो है वो कलर में होगा, स्मोक की फॉर्म में, जिसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो गैसेस को अगर टेस्ट करना हो कि गैसेस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले मेथड हमारे पास क्या होता है कि हमने सबसे पहले गैस का कलर चेक करना होता है। जैसे यहाँ पे देखें कि हमने ये सब्सटेंस जो है वो पिक किया हुआ है टेस्ट ट्यूब में, तो टेस्ट ट्यूब से ऊपर देखेंगे कि हमारे पास ब्राउन कलर में जो है वो गैस ऊपर की तरफ जो है वो वेपोरेट हो रही है, जैसे कहें एफरवेंसेस इसके जो है वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कलर चेक करेंगे लुकिंग थ्रू द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। एक साइड से हम उसका फ्यूम्स का जो है वो उसका सॉरी एफरवेंसेस का जो है वो कलर चेक कर लेंगे। अब द सब्सटेंस और द सोल्यूशन, सब्सटेंस हमारा नीचे ही है, लेकिन जैसे ही हमने इसको हीटअप किया, यहाँ पे टेस्ट हमने स्टार्ट किया, तो हमने क्या देखा कि यहाँ से जो है ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा मेथड होता है कि ये चेक करने के लिए हमारे पास जो है वो कौन सा एलिमेंट या कौन सी गैस मौजूद है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। पहले हम कलर चेक करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसको स्मेल करेंगे। स्मेल करने का मेथड हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देखें कि हमने अपने फेस से जो है वो चंद सेंटीमीटर के फासले पर टेस्ट ट्यूब पर रखा हुआ है। उसके बाद हम अपने हाथ को जो है वो फ्लेम करेंगे, ऊपर नीचे की तरफ मूव करेंगे, टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो हम क्या करेंगे कि जब हाथ को ऊपर नीचे फ्लेम करेंगे तो उसके फैन करेंगे, तो फैन करने के बाद तो वो जो गैस होगी हमारी नोज तक जाएगी और हमें स्मेल आ जाएगी। लेकिन हमने इसको डायरेक्ट स्मेल कभी नहीं करना, क्योंकि बास गैसेस जो है हमारे पास वो एसिडिक नेचर में होंगी, जो एसिडिक नेचर में हमें जो है वो हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए, इसलिए हम कभी भी गैसेस को डायरेक्ट स्मेल नहीं करते। हम उसको करेंगे ऐसे ही चंद सेंटीमीटर को टेस्ट ट्यूब को अपनी फेस से चंद सेंटीमीटर के फासले पे ले जाके अपने हेड को फैनिंग देंगे। फैनिंग के बाद हमारे पास जो भी गैस उसमें से निकल रही है एफरवेंसेस की फॉर्म में, तो वो जो है वो हम उसको स्मेल कर सकते हैं, चाहे वो हमें जो है वो गैस नजर आ रही है या नहीं आ रही, वो कलरलेस है या ओडोरलेस है, जैसी भी है हम उसको जो है वैसे स्मेल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं जिसका मैं आपको बताऊंगी इसका कलर क्या है, ओडोर क्या है, और अगर हम उसको लिटमस पेपर पे चेक करना चाहें तो वो कैसे हो सकता है। लिटमस पेपर को हम कैसे चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई गैस जो है वो नजर नहीं आ रही या हम गैस की नेचर चेक करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर की जो है वो एक स्ट्रिप लेकर उसमें हम क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब की वन साइड पे जो है वो रखेंगे। वन साइड पे रखने के बाद क्या होगा कि अगर तो वो उसका कलर जो है वो रेड से ब्लू की तरफ चला जाता है, इट्स मीन कि हमारे पास जो गैस है वो बेसिक नेचर में है, और अगर वो हमारे पास ब्लू से रेड में चला जाता है, इट्स मीन हमारे पास किसका उसकी नेचर क्या है, हमारे पास गैस की नेचर क्या होगी, एसिडिक होगी। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे हम डिफरेंट गैसेस की जो है वो कलर और ओडोर वगैरह देखेंगे, उसके लिटमस पेपर पर रिजल्ट चेक करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस फॉर्म में होती है और डोरलेस होती है, इसकी कोई स्मेल नहीं होगी और इसका लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसमें ना तो ये एसिडिक नेचर रखती है ना ही बेसिक नेचर रखेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी सेम ऑक्सीजन की तरह कलरलेस और डोरलेस, और उसका लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास कलरलेस फॉर्म में है और डोरलेस है, और वो ब्लू को क्या कर देगी, रेड में चेंज कर देगी। रेड में चेंज हो रहा है, इट्स मीन हमारे पास ये क्या आ रहा है, हमारे पास ये एसिडिक नेचर में है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम अमोनिया गैस को देखें तो ये भी कलरलेस होती है, लेकिन इसकी पंजेंट स्मेल होती है लाइक यूरिन, मतलब थोड़ी सी चुभन वाली स्मेल होती है, और ये करेगी रेड को ब्लू में
चेंज कर देगी। अगर ये ब्लू में चेंज हो रहा है इट्स मीन इसकी नेचर क्या है, बेसिक है। नेक्स्ट हमारा अगर हम कलरीन गैस को चेक करें तो कलरीन गैस का जो कलर है ये तो देखने से पता चल जाएगा, लाइट ग्रीनिश येलो कलर इसका होता है और इसकी पंजेंट स्मेल होती है लाइक स्विमिंग पूल वाटर, मतलब कि इंतहाई गंदी और चुभने वाली स्मेल। और ये क्या करेगी, ब्लू टू रेड देन वाइट, मतलब पहले वो लिटिल को क्या कर देगी, रेड में चेंज करेगी और सडन किस में चेंज कर देगी, व्हाइट में चेंज कर देगी, जो कि रिप्रेजेंट क्या करेगी कि हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब में कलोरीन गैस प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है अगर हमारे पास टेस्ट में मौजूद है वो कलरलेस होगी, पंजेंट होगी, बर्निंग मैच की तरह, मतलब जो माचिस की तीली है उसके में जो जलने की जो स्मेल आती है वो क्या, वो किसकी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड की। और वो किस में चेंज हो जाएगी, अगर लिटिल पेपर पे चेक करते हैं ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगी। इट्स मीन कि इसकी नेचर भी हमारे पास क्या होती है, एसिडिक नेचर होगी। नेक्स्ट हम जो है वो केटाइन के आइडेंटिफिकेशन करेंगे। केटाइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जो है वो डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो एक ही तमाम केटाइंस जो हैं वो एक ही सोल्यूशन के साथ जो है वो हम चेक कर सकते हैं कि उनमें किस टाइप के जो हैं वो प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं और मतलब सोल्यूशन बनाएंगे और डोरलेस होंगे, कलरलेस होंगे, वट जैसे भी हैं। तो केटाइंस में सबसे पहले हम जो है वो दो तरह से एक ही सोल्यूशन को इस्तेमाल करेंगे, मतलब अगर हम माइनर क्वांटिटी यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की या फिर हम एक्सेस क्वांटिटी यूज़ करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो उनके प्रेसिपिटेट्स की नेचर क्या होगी ये हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास जो है वो एल्यूमिनियम आयंस जो है हमारे पास प्रेजेंट हैं, अगर हम उसमें लिटिल क्वांटिटी जो है वो माइनर सी क्वांटिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड की ऐड करेंगे तो वो किस कलर में प्रोपर्टीज बनाएंगे, वाइट कलर में। लेकिन अगर हम उसी एल्यूमिनियम आयन में हम जो है वो एक्सेस क्वांटिटी ऐड कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो प्रोपर्टीज क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, कलरलेस सोल्यूशन में चेंज हो जाएंगे। जबकि हमारे पास लिटिल क्वांटिटी में क्या था, वाइट प्रोपर्टीज थे। सेम ऐसे ही कैल्शियम आयंस में हमारे पास जो है वो वाइट प्रोपर्टीज बनेंगे, लेकिन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होगा, ये रिमेन इनसॉल्युबल रहेगा। इट्स मीन के प्रेसिपिटेट दूर की बात है, ये तो इनसॉल्युबल ही नहीं होता किसमें, एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में। उसके बाद हमारे पास जिंक जो है, जिंक आयन हमारे पास प्रेजेंट होंगे, तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, लिटिल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंट है तो ये वाइट प्रोपर्टी बनाएंगे और प्रोपर्टी डिसॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे कैल्शियम में हमारे पास प्रोपर्टीज जो हैं वो इनसॉल्युबल रहते हैं, डिसॉल्व नहीं होंगे, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, जिंक जो है वो एक्सेस में डिसॉल्व हो जाते हैं और कलरलेस सोल्यूशन बना देते हैं। और अगर हमारे पास लेड आयंस मौजूद हैं, लेड आयंस जो हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की माइनर क्वांटिटी में, लिटिल क्वांटिटी में वाइट प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं और एक्सेस क्वांटिटी में डिसॉल्व हो जाते हैं, कलरलेस सोल्यूशन बना देते हैं। सेम ऐसे ही क्यूप्रस आयन में ब्लू प्रोपर्टीज बनेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्मॉल क्वांटिटी में, और जो हमारे पास कैसे कहते हैं एक्सेस क्वांटिटी होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो वो क्या करेगी, इनसॉल्युबल रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होंगे, फेरस आयन। फेरस आयरन जो है वो माइनर क्वांटिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में डर्टी ग्रीन कलर के प्रोपर्टीज बनाएंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे, जबकि हमारे पास जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में ये आ जाएंगे, रिमेन इनसॉल्युबल रहेंगे, ट्रांसब्राउट इनटू ऑन स्टैंडिंग, मतलब कि हमारे पास प्रॉपर्टीज वैसे के वैसे इंसॉल्युबल रहेंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो किस कलर में चेंज हो जाएंगे, ब्राउन में। मतलब पहले वो डर्टी ग्रीन थे और अब वो किस कलर में चेंज हो चुके हैं, ब्राउन कलर में। नेक्स्ट हमारे पास है फेरिक आयन। फेरिक आयन हमारे पास रेडिश ब्राउन प्रॉपर्टीज हैं। रेडिश ब्राउन प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास रिमेन इनसॉल्युबल रहेंगे, मतलब कि प्रॉपर्टीज का कलर ना चेंज होगा ना वो डिसॉल्व होंगे। नेक्स्ट हमारे पास अमोनियम आयंस है। अमोनियम आयंस में हमारे पास जो है वो जब हम इसको हीट अप करते हैं तो अमोनियम गैस है वो रिलीज हो जाती है, इसमें कोई पीपीटी नहीं बनता और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक्सेस क्वांटिटी में किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पीपीटीज ही नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स की जो है वो आयंस का कलर चेक करें एक बार सोल्यूशन में, तो इसमें टाइटेनियम जो है वो हमारे पास पर्पल कलर में आएगा, लाइट पर्पल कलर में। वैनेडियम जो है वो 4 डिफरेंट आयंस हैं, तो डेफिनेटली इन 4 डिफरेंट आयंस में जो है आपके पास 4 डिफरेंट कलर्स आएंगे, पर्पल, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। क्रोमियम के हमारे पास 3 आयंस होते हैं, 3 डिफरेंट आयंस होंगे, तो इसमें ब्लू, ग्रीन एंड
रेडिश पिंक कलर जो है वो हमारे पास आएगा। और मैंगनीज में हमारे पास 2 आयंस होते हैं, तो एक हमारे पास लाइट पर्पल कलर में होता है और दूसरा हमारे पास किस में होगा, डार्क पर्पल कलर में। उसके बाद हमारे पास फेरिस और फेरिक होगा। फेरिस में हमारे पास लाइट ग्रीन कलर आएगा और इसमें हमारे पास लाइट येलो कलर आ जाएगा, सॉरी। उसके बाद हमारे पास कोबाल्ट आता है। कोबाल्ट में हमारे पास लाइट पर्पल कलर, निकल का होगा ग्रीन कलर और कॉपर का क्या होगा, ब्लू कलर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एनायन की आइडेंटिफिकेशन। कैटायन की तरह एनायन की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है। इसमें हमें हर आयन के लिए जो है एनायन के लिए जो है वो डिफरेंट जो है स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो कैरी आउट करने पड़ते हैं। अगर तो हमारे पास कार्बोनेट्स मौजूद हैं तो हमें किसी किस्म का कोई भी सोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर कार्बोनेट के अलावा कोई और एनाइंस मौजूद हैं, एनाइंस में हम क्या करेंगे, एनाइंस का सोल्यूशन बनाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर जो है वो यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर नहीं है तो हम एनाइंस का सोल्यूशन नहीं बना सके। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एनाइन का सोल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, डिस्टिल्ड वाटर रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर हमारे पास अगर हम डिल्यूट नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं, डिसॉल्व करवाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नाइट्रेट आयंस आ जाएंगे अननोन फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिफरेंट एनाइंस के बारे में आपको बताते हैं कि इनका टेस्ट क्या होगा और हमारे पास एब्जॉर्बिशंस क्या आएंगी। एनाइंस में सबसे पहले हमारे पास कार्बोनेट है। कार्बोनेट के एनाइंस के प्रेजेंस को चेक करने के लिए हमारे पास होगा, अगर हम जो है वो डिल्यूट क्वांटिटी यूज करते हैं HCl की डिल्यूट क्वांटिटी यूज करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, एफरेंसेस बनेंगे, बबल्स बनेंगे, गैस जो है वॉल्व हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइम वाटर जो है वो चाकी कलर में चेंज हो जाएगा। इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास कार्बोनेट आयंस जो है वो प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्लोराइड आयंस की प्रेजेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो ऐड करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट किस में चेंज हो जाएगा, डिल्यूट नाइट्रिक एसिड में चेंज होगा और डिल्यूट नाइट्रिक एसिड हमारे पास किसके प्रेसिपिटेट बना देगा, व्हाइट पिपिटिस बनाएगा क्लोराइड आयंस के, जो कि इनसॉल्युबल होंगे किसमें, नाइट्रिक एसिड में। नाइट्रिक एसिड आपके पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद रहेगा, जबकि क्लोराइड आयंस किसमें आ जाएंगे, व्हाइट पिपिटिस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अगर हम आयोडाइड आयंस की प्रेजेंस को चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट को यूज करेंगे। लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन जो है वो ऐड करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, डिल्यूट फॉर्म में नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। डिल्यूट नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन के साथ ही हमारे पास आयोडाइड जो है वो येलो पिपिटिस की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आ जाएगा और नाइट्रिक एसिड जो है हमारे पास क्या आएगा, इनसॉल्युबल फॉर्म में, लिक्विड में मौजूद रहेगा। नेक्स्ट सल्फेट आयंस की जो है वो प्रेजेंस चेक करने के लिए हम ऐड करेंगे बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन को ऐड करते ही हमारे पास डिल्यूट HCl की फॉर्मेशन होगी। डिल्यूट HCl की फॉर्मेशन के साथ ही हमारे पास सल्फेट आयंस की पिपिटिस व्हाइट फॉर्म में आ जाएंगे और HCl जो होगा वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रेट आयंस है। नाइट्रेट आयंस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को चेक करेंगे। देन हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम फॉइल को जो है वो जेंटली वार्म करेंगे, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ। और उसमें उसके साथ क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो नाइट्रेट आयंस के साथ रिएक्शन करेगी और किसको इवॉल्व कराएगी, अमोनिया गैस को इवॉल्व कराएगी, जो कि टर्न करेगी रेड लिटमस टू ब्लू। ये चीज हम पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अमोनिया गैस क्या होती है, आपके पास एक बेसिक गैस है, तो ये क्या करेगी, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगी। क्योंकि गैस जब जैसे ही एवॉल्व होगी तो आप वहाँ पे जो है वो लिटमस के जरिए आप उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पंजेंट स्मेल होती है। लास्ट पे हमारे पास जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो हैं वो डिफरेंट यूजेस आ जाते हैं हमारे डिफरेंट फील्ड्स में, जो कि हम आजकल अपनी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम मेडिसिन में इसको यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, अपनी इन्वायरमेंटल क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, अपनी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू जो है खुराक की उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मेडिसिन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, मेडिकल लैब्स में हमारे पास डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स में हम अपने सैंपल को पुट करते हैं, जिसके ज़रिए हम किसी भी पेशेंट की डिजीज़ को जो है वो डायग्नोस करने के बाद एक ब्रीफ जो है उसकी रिकवरी के लिए बता देते हैं कि इसमें इस क्वांटिटी इसके ब्लड में या इसके यूरिन में या फिर इसके किसी भी जो है वो
कैसे कहते हैं ऑर्गन में इस चीज़ की जो है वो कमी है और उसकी प्रोग्रेस के लिए हमें ये चीज़ रिक्वायर है। ये चीज़ हमें एनालिटिकल टूल्स के ज़रिए पता चल जाती है, वो हम पेशेंट्स को रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि यहाँ पर एनालिटिकल जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते वक्त यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस जो हैं वो आते हैं, सब्सटेंसेस आएंगे प्रिपेयर होने के बाद हम उसमें जितने भी रॉ मटेरियल्स मौजूद होते हैं उनको जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं सेपरेटिंग टेक्निक्स के ज़रिए। उसके बाद हम जो है वो अपने फाइनल प्रोडक्ट्स को जो है वो उनकी क्वालिटीज़ को चेक कर सकते हैं और उसको आगे जो है वो अपनी कमर्शियल जो है वो कमर्शियल एरिया में बेच सकते हैं। उसके बाद मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, फ्यूल्स, पेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स एटसेट्रा आर एनालाइज्ड बाय द प्रोसीजर डेवलप्ड बाय द एनालिटिकल केमिकल्स बिफोर बीइंग सोल्ड टू द कंज्यूमर। मतलब कि तमाम चीज़ें जो हम घरेलू इस्तेमाल में लेकर आते हैं, जिसमें हमारे पास फ्यूल्स आ जाते हैं, पेंट्स, फार्मास्यूटिकल जो हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, इन सब को हम जो है वो इंडस्ट्री एरिया में एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए प्रिपेयर करवाते हैं। इनमें रॉ मटेरियल को सेपरेट आउट कर लेते हैं और इनकी क्वालिटीज़ को चेक करते हुए हम इसके अपने कमर्शियल लेवल पर सेल कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इन्वायरमेंटल क्वालिटी को चेक करने के लिए। इन्वायरमेंटल क्वालिटी मींस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे एयर में डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो पोल्यूट कर रही हैं। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते वक्त एनालिटिकल टूल्स को यूज़ करते हुए हम हर एरिया में जो है वो डिफरेंट गैसेस को जो है वो चेक कर लेते हैं, उनमें मौजूद पोल्यूटेड सब्सटेंसेस को डिटेक्ट करके उनको कम से कम करने की कोशिश करते हैं, अपनी इन्वायरमेंटल क्वालिटी को जो है वो बेटर से बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो फूड की इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो है वो हमारे पास जो है वो चीज़ें आती हैं, केन्स में बंद जो है वो चीज़ें आती हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल लेवल पे या फिर कमर्शियल लेवल पे जो चीज़ें तैयार की जाती हैं बाकायदा खाने के लिए केन्स वगैरह में प्रोवाइड की जाती हैं सबको। उसमें जो है बाकायदा जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी होगी न्यूट्रिएंट्स की, उसमें मौजूद प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या जितने भी ट्रेस यहाँ पे हमारे पास विटामिन्स या मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इनकी क्वांटिटी को बाकायदा चेक किया जाता है ताकि एक जो है वो मुनासिब मिकदार में खुराक में ये चीज़ें मौजूद हों और आगे जो है वो प्रोवाइड की जा सकें। इसके साथ साथ हमारे जो है वो जितनी भी खुराक जो है वो कमर्शियल एरिया पर आगे जो है प्रोवाइड की जाती है, उन सब में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ट्रेस एलिमेंट्स या फिर मिनरल्स वगैरह को चेक किया जाता है, उनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है ताकि प्रॉपर वे में आगे चीज़ को कन्वे किया जा सके। थैंक यू।